स्वागत है बच्चों आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम क्लास 12th ज्योग्राफी पार्ट 2 के अंतर्गत लेसन 4 जिसका नाम है मानव बस्तियाँ का अध्ययन करेंगे। बच्चों मानव बस्तियाँ का अध्ययन हमने पार्ट 1 में लेसन 10 में भी किया था, लेकिन अंतर यह है कि पार्ट 1 में मानव बस्तियों का अध्ययन हमने विश्व स्तर पर किया था और यह अध्ययन हम करेंगे भारतीय स्तर पर। मानव बस्तियों का अर्थ और प्रकार किस प्रकार से है। भारत बस्तियों में ग्रामीण और नगरीय बस्तियां हमें दोनों ही पढ़ना है। और शुरू करते हैं अपने इस अध्याय को। तो देखते हैं कि मानव बस्ती का अर्थ क्या है। मानव बस्ती का अर्थ है किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल जिसमें मनुष्य रहते हैं, अर्थात कि वह बसाओ जिसमें मनुष्य रहते हैं और इस उद्देश्य के लिए लोग मकानों और अन्य इमारतों का निर्माण करते हैं और अपने आर्थिक पोषण के आधार के लिए कुछ क्षेत्रों पर स्वामित्व रखते हैं। अतः बस्ती की प्रक्रिया में मूल रूप से लोगों के समूहन और उनके संसाधन के आधार के रूप में क्षेत्र का आवंटन सम्मिलित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वह क्षेत्र जहाँ मनुष्य का निवास स्थान है और वह वहाँ पर उपस्थित सभी संसाधनों का अपने जीवन यापन के लिए अपने आर्थिक पोषण के आधार पर उनका स्वामित्व रखते हैं और उनका उपयोग करते हैं, वह क्या कहलाएगा? मानव बस्ती। बस्तियाँ आकार और प्रकार में भिन्न होती हैं। उनका परिसर एक पल्ली से लेकर महानगर तक होता है, अर्थात उनका जो विस्तार है वह एक पल्ली यानी बिखरे क्षेत्र से लेकर के और महानगर तक होता है। आकार के साथ बस्तियों के आर्थिक अभिलक्षण और सामाजिक संरचना बदल जाती है, साथ ही बदल जाते हैं पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी, अर्थात किसी भी क्षेत्र का जो बस्तियों का बसाव है वह वहाँ के इकोसिस्टम और टेक्नोलॉजी के आधार पर बदलते रहते हैं। इसके अलावा देखते हैं ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर कौन कौन से हैं। ग्रामीण बस्तियां अपने जीवन का पोषण अथवा आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि आधारित प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से करती हैं, जबकि नगरीय बस्तियां एक और कच्चे माल के प्रक्रमण और तैयार माल के विनिर्माण तथा दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर निर्भर करते हैं। इसे हमने विस्तृत अध्ययन किया था बच्चों पार्ट 1 में भी, और वही बात ये इसमें भी बताया गया कि ग्रामीण बस्तियां जो है इनका जो कार्य का आधार है वह क्या है? प्राथमिक उत्पादन से संबंधित, यानी प्राथमिक जो कार्य होते हैं कृषि संबंधित कार्य है वह क्या है, कहाँ है? ग्रामीण बस्तियों में। जबकि विनिर्माण कार्य अर्थात औद्योगिकों से संबंधित जो सेकेंडरी सेक्टर से संबंधित कार्य है वह कहाँ पर होगा? नगरीय क्षेत्रों में। नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं और न केवल नगर निवासियों को बल्कि अपने पृष्ठभूमि की ग्रामीण बस्तियों को भोजन, कच्चे माल के बदले वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, अर्थात नगर जो है ग्रामीण क्षेत्रों से कच्चे माल को प्राप्त करते हैं और उसके बदले में उनका रूप परिवर्तित करके और उनको अधिक गुणात्मक बना करके ग्रामीण क्षेत्रों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के बीच प्रकार्यात्मक संबंध परिवहन और संचार परिपथ के माध्यम से स्थापित होता है, अर्थात ग्रामीण और नगरों के बीच, नगरीय क्षेत्रों के बीच जो संबंध है, जो कार्यात्मक संबंध है वह परिवहन और संचार के द्वारा स्थापित होता है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियां सामाजिक संबंधों, अभिवृद्धि और दृष्टिकोण की दृष्टि से भिन्न होती हैं। ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं और इसलिए उनमें सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों में का जीवन जटिल और तीव्र होता है और सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं। इसको हम सभी लोग अनुभव कर चुके हैं और करते भी हैं, कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनका जीवन इतना भागम भाग नहीं होता है, बहुत ही आसान और सुकून की लाइफ जीते हैं। इसका जस्ट अपोजिट हम शहरों में देखते हैं, लोगों को एक मिनट बैठने की फुर्सत नहीं है, ज़िंदगी भागम भाग मचीती हुई, इतने सोशल नहीं होते और अपने आप में ही बिल्कुल सीमित रहते हैं। अब आइए देखते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। बस्तियों के प्रकार निर्मित क्षेत्र के विस्तार और अंतर्वास दूरी द्वारा निर्धारित होता है। भारत में कुछ 100 घरों से युक्त संगत
अथवा गुच्छित गांव, विशेष रूप से उत्तरी मैदानों में। संघत का तात्पर्य है कि जो कंजस्टेड जो गांव है वहां पर मकान एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए आपस में इकट्ठे बने होते हैं। फिर भी अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां अन्य प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए अनेक कारक और दशाएं उत्तरदायी हैं। इनके लिए भौतिक लक्षण के अंतर्गत अर्थात प्राकृतिक लक्षण जो होते हैं नेचुरल फिजिकल, इसमें है भूभाग की आकृति अर्थात उस क्षेत्र का जो आकार है, जो उसका प्रकृति है वह कैसी है, ऊंचाई कैसी है। भौतिक लक्षण के अंतर्गत जलवायु कैसी है वहाँ की, और जल की उपलब्धता, यह बस्तियों के प्रकार को निर्धारित करते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक। सांस्कृतिक कारक भी किसी क्षेत्र के जनसंख्या के द्वारा बसाए गए सांस्कृतिक कारक, और इसके अलावा वहाँ पर सांस्कृतिक कारक के साथ साथ मनुष्य के जो अन्य क्रियाकलाप होते हैं, सामाजिक संरचना है, जाति, धर्म और सुरक्षा संबंधी कारक भी, ये सारे कारक क्या हैं, बस्तियों के प्रकार के कारक के रूप में देखा जाता है। सुरक्षा संबंधी कारक के अंतर्गत चोरियों और डकैतियों से सुरक्षा करते हैं। बृहद तौर पर भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है गुच्छित, को हम संकुलित भी कह सकते हैं या अकेंद्रित भी कहते हैं। तो पहला प्रकार ये होगा गुच्छित प्रकार। दूसरा है अर्धगुच्छित अथवा विखंडित, यानी कुछ दूर दूर बसे हुए। तीसरा है पल्लीकृत, और भी दूर। और चौथा है परिक्षिप्त अथवा एकाकी। अब इनको हम विस्तृत में देखते हैं। पहला हमने पढ़ा गुच्छित बस्तियां या क्लस्टर्ड सेटलमेंट। गुच्छित बस्तियां, ग्रामीण बस्ती, यह जो है घरों का एक संघत अथवा संकुलित रूप में से निर्मित होता है। इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेतों, खलिहानों और चारागाहों से अलग होता है। संकुलित निर्मित क्षेत्र और इसकी मध्यवर्ती गलियां कुछ जाने पहचाने प्रारूप अथवा ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि आयताकार, अरीय, रैखिक इत्यादि। और ऐसी बस्तियां प्रायः उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों, ये जो बस्तियां हैं, गुच्छित बस्तियां, घनी बस्तियां, ये कहाँ पाई जाएंगी? जलोढ़ मैदानों में। और जलोढ़ मैदान का गंगा की और उसके सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए जो मैदान है, उपजाऊ मैदान है, यहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी। और जनसंख्या अगर अधिक होगी तो जनसंख्या के द्वारा बनाए गए जो मकान हैं वे भी अधिक होंगे और पास पास होंगे। तो ऐसी बस्तियों को हम क्या कहेंगे? गुच्छित बस्तियाँ। दूसरा है अर्धगुच्छित बस्तियाँ, यानी सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियाँ परिक्षिप्त बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। अधिकतर ऐसा प्रारूप किसी बड़े संघत गांव के संपृक्तन अथवा विखंडन के परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न हो सकता है। अर्थात किसी प्रारूप, कोई जो प्रारूप पहले से पैटर्न जो बसा हुआ है, किसी बड़े संघत गांव के जो कंजस्टेड और पास पास मतलब बसा हुआ है बच्चों, उसका संपृथकतन यानी उसका कुछ बिलगाव हो जाता है, उसका कुछ विखंडन हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं। तो उनके विखंडित होने से या अलग होने के परिणाम स्वरूप ऐसी बस्तियों का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज के एक अथवा अधिक वर्ग स्वेच्छा से अथवा बलपूर्वक मुख्य गुच्छ अथवा गांव से थोड़ी दूरी पर रहने लगते हैं। ऐसी स्थितियों में आमतौर पर जमींदार और अन्य प्रमुख समुदाय मुख्य गांव के केंद्रीय भाग पर, ये देखिए अर्धगुच्छित बस्तियां, पहले आप चित्र में देख लीजिए, ये है अर्धगुच्छित बस्तियों का इसमें उदाहरण दिया गया है चित्र के साथ में। यह जो है मुख्य बस्ती से अलग हट करके बने होते हैं, तो आधिपत्य कर लेते हैं, जबकि समाज के निचले तबके के लोग और निम्न कार्यों में संलग्न लोग गांव के बाहरी हिस्सों में बसते हैं। ऐसी बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं? गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती हैं। और अगली बस्ती है पल्ली बस्तियाँ। पल्ली बस्तियाँ किसे कहते हैं? ये इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैमलेटेड सेटलमेंट। कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बंट जाती हैं, किंतु उन सब का नाम एक रहता है।
इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर इनको हम कहीं पाना कहेंगे, पाड़ा, पाली, नगला, ठाड़ी इत्यादि कहा जाता है। स्थानीय भागों के आधार पर जो जहाँ पर प्रचलन है तो उनको वहीं पर उन्हीं के नाम के अनुसार इनका नामकरण कर दिया जाता है। और किसी विशाल गांव का ऐसा खंडी भवन प्रायः सामाजिक एवं मानव जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है, यानी वहाँ के सामाजिक प्रथा और मानव जातीय जो कारक होते हैं ऐसा वहाँ की अभिप्रेरणा से होता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुत ऐसे पाए जाते हैं। तो ये था पल्ली। अगला है प्रकार परिक्षिप्त बस्तियाँ या डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। ये इनका परिचय क्या है? भारत में परिक्षिप्त अथवा एकाकी बस्ती प्रारूप सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियों अथवा कुछ झोपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों की ढालों पर खेतों अथवा चारागाहों के रूप में दिखाई देता है। अर्थात बच्चों, ऐसी बस्तियां जो हैं ये कैसी हैं? परिक्षिप्त, और ये एकाकी दूर दूर बसी होती हैं और इनको हम क्या कहेंगे? परिक्षिप्त बस्तियां। देखिए ये चित्र में दिखाया गया है नागालैंड में परिक्षिप्त बस्तियां। इस प्रकार ये जितने भी बने हुए दूर दूर बिल्कुल अलग अलग बसे हुए हैं ये बस्तियां। और इसके बाद हम पढ़ेंगे नगरीय बस्तियां, यानी शहरी क्षेत्रों में जो मकान है, जो बसावट है वहाँ की, उनका परिचय प्राप्त करेंगे। तो ग्रामीण बस्तियों के विपरीत नगरीय बस्तियां सामान्यतः संगत और विशाल आकार की होती हैं। ये बस्तियां अनेक प्रकार के अकृषि, आर्थिक और प्रशासकीय कार्यों में संलग्न होती हैं। जो ग्रामीण बस्तियां बच्चों, उनका प्राथमिक कार्य क्या होता है? जो कार्य किन कार्यों में लगे होते हैं वो होता है प्राइमरी सेक्टर से संबंधित। और प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? कृषि उत्पाद से संबंधित, खनन करना, कृषि करना, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना। तो ये सब प्राथमिक कार्य है किसका? ग्रामीण बस्ती बसे लोगों का। और नगरीय जो बस्ती होते हैं वह होते हैं उत्पादन से संबंधित, उद्योगों के निर्माण से संबंधित और प्राथमिक उत्पादों को प्राप्त करके उनको उद्योगों के माध्यम से नया रूप, क्वालिटी वाइज और अच्छा बना करके इन कार्यों में लगे हुए जो लोग होते हैं वे कहाँ पर रहते हैं? नगरीय बस्तियाँ। और ऐसे क्षेत्र नगर कहलाते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, नगर अपने चारों ओर के क्षेत्रों से प्रकार्यात्मक रूप से जुड़ा होता है। नगर जो है अपने कार्यों के माध्यम से अपने चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उनसे कनेक्ट होता है। अतः वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय कई प्रकार प्रत्यक्ष रूप से और कई बार मंडी, शहरों और नगरों की श्रृंखला के माध्यम से संपन्न होता है। इस प्रकार नगर गाँव से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से जुड़े होते हैं। तो बच्चों, ये गांव और शहरों में जो अंतर है ये कार्य के आधार पर बताया गया है। इस प्रकार नगर गांवों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं और परस्पर भी जुड़े होते हैं। उसके बाद देखिए भारत में नगरों का विकास। भारत में नगरों का अभ्युदय प्रागैतिहासिक काल से हुआ है, अर्थात बहुत प्राचीन काल से ही भारत में नगरों का उदय है। और इसकी जानकारी हमने बहुत पहले ले रखी है बच्चों, पिछली क्लास में भी आपको ज्ञान होगा इसके बारे में। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के युग में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर अस्तित्व में आए थे। इसके बाद का समय नगरों के विकास का साक्षी है। यह समय 18वीं शताब्दी में यूरोपियों के भारत आने तक आवधिक उतार चढ़ावों से भरा रहा। विभिन्न युगों में उनके विकास के आधार पर भारतीय नगरों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया। तो पहला है प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। और युगों के आधार पर ये नगरों का वर्गीकरण है। तो प्राचीन नगर में देखिए क्या है? प्राचीन नगर कहते हैं भारत में 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले, यानी ऐसे नगर जो 2000 वर्षों से अधिक का जिनका इतिहास है। इनमें से अधिकांश का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है। वाराणसी इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है, ये प्राचीन नगर की श्रेणी में है। और इसके अलावा प्रयाग, इसका प्राचीन नाम इलाहाबाद, पाटलिपुत्र यानी पटना और मदुरई देश के प्राचीन नगरों में अंतर्गत आते हैं। दूसरा उदाहरण है मध्यकालीन नगर।
तो वर्तमान में लगभग 100 नगरों का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा है। इनमें से अधिकांश का विकास रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ है। ये किला नगर हैं जिनका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडहरों पर हुआ है। जो प्राचीन नगर के खंडहर हैं उनका उस आधार पर इन नगरों का निर्माण हुआ है। और ऐसे नगरों में दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर हैं। उसके बाद आइए देखते हैं आधुनिक नगर। आधुनिक नगर अंग्रेज़ों और अन्य यूरोपियों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया। तटीय स्थानों पर अपने पैर जमाते हुए उन्होंने सर्वप्रथम सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी इत्यादि जैसे व्यापारिक पत्तन, ये देखिए बच्चों चित्र में दिखाया आधुनिक शहर का दृश्य। आप नहीं भी देखेंगे तब भी आप इस समय हर चीज़ से परिचित है आधुनिक शहर कैसा है। तो विकसित किए गए हैं। अंग्रेज़ों ने बाद में 3 मुख्य नोडों मुंबई, चेन्नई और कोलकाता पर अपनी पकड़ मजबूत की और उनका अंग्रेजी शैली में निर्माण किया। ये देखिए तालिका दी गई है और इसमें नगरीकरण की प्रवृत्ति 1901 से 2011 तक को दिखाया गया है। तालिका में प्रथम कॉलम में ये वर्ष दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में नगरों और नगरीय संकुलों की संख्या, यानी नगरीकरण की संख्या कब 1901 में 1827 हुई और फिर इनकी जनसंख्या देख लीजिए दिया गया है। फिर कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है और यह है दशकीय वृद्धि। इस प्रकार से नगरों का परिचय दिया गया है, कैसे क्या इनकी स्थिति रही है। भारत में नगरीकरण देखते हैं। नगरीकरण का क्या अर्थ है? नगरीकरण के स्तर का माप कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। अर्थात देश की कितनी जनसंख्या है उस कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, कितना भाग है जो नगरीय क्षेत्रों में रहता है। वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर 31.16% था, जो कि विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी। नगरीय क्षेत्रों के विवर्धन और नए नगरों के आविर्भाव ने देश में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि और नगरीकरण में सार्थक भूमिका निभाई है। हमने ऊपर की तालिका में भी देख लिया है बच्चों कि नगरीकरण की प्रवृत्ति किस काल से, किस समय से और कितना उसकी वृद्धि हुई, कितनी जनसंख्या है। उसके बाद जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। अब जनसंख्या के आधार पर कैसे कितनी जनसंख्या हो तो उस क्षेत्र को हम नगर के अंतर्गत रखें और कितनी जनसंख्या ना हो तो उसको हम अगर मानक के आधार पर जो मानक रखा जाता है अगर उतनी जनसंख्या है फिर तो ग्रामीण क्षेत्र में है या फिर नगरीय क्षेत्र में है तो ये इसका आधार जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। भारत की जनगणना नगरों को 6 वर्गों में वर्गीकृत करती है। जैसे कि हमने ऊपर तालिका में देख रखा है, 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को नगर अथवा प्रथम वर्ग का नगर कहा जाता है। जहाँ पर जनसंख्या 1 लाख है उसको फर्स्ट स्टेज का नगर या उसको प्रथम वर्ग का नगर कहते हैं। 10 से 50 लाख की जहाँ जनसंख्या है उनको हम कहेंगे महानगर और 50 लाख से अधिक जनसंख्या वालों को मेगा नगर कहा जाएगा। फिर बहुसंख्यक महानगर और मेगा नगर नगरीय संकुल हैं। एक नगरीय संकुल में निम्नलिखित 3 संयोजकों में से किसी एक का समावेश होता है। ये देखिए ये तालिका दिया गया है वर्गानुसार शहरों और नगरों की संख्या एवं उनकी जनसंख्या 2011 के अनुसार। इसमें वर्ग 1 से लेकर के 6 तक दिया गया। इसमें जनसंख्या का आकार कितना था, फिर शहरों की जनसंख्या और कुल शहरी जनसंख्या 1000 में है और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। ये पूरा विस्तृत में आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया और आप आसानी से इसको पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद नगरों का प्रकार्यात्मक यानी कार्य के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। अपने केंद्रीय अथवा नोडीय स्थान की भूमिका के अतिरिक्त अनेक शहर और नगर विशेषीकृत सेवाओं का निष्पादन करते हैं। कोई नगर किस लोकेशन में किस अवस्थित में स्थित है उसके आधार पर नगरों की जो सेवाएं हैं उनको वर्गीकृत किया जाता है। कुछ शहरों और नगरों को कुछ निश्चित प्रकारों में विशिष्टता प्राप्त होती है और उन्हें कुछ विशिष्ट क्रियाओं
उत्पादनों अथवा सेवाओं के लिए जाना जाता है। कुछ नगर होते हैं बच्चों जो अपने कुछ स्पेशल कार्य करते हैं, वे अपने कार्यों के आधार पर ही उनका नामकरण कर दिया जाता है। फिर भी प्रत्येक शहर के अनेक कार्य होते हैं। प्रमुख अथवा विशेषीकृत कार्यों के आधार पर भारतीय नगरों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से नगर है और इनको किस आधार पर बांटा गया है। पहला है देखिए प्रशासन शहर या नगर। तो उच्चतर क्रम के प्रशासनिक मुख्यालयों वाले शहरों को प्रशासन नगर कहते हैं, यानी उच्चतम, जिनकी कोटि, जिनकी रैंक उच्चतम होती है, हाई होती है, ऐसे प्रशासनिक मुख्यालयों वाले शहर को प्रशासन नगर कहते हैं। जहाँ शासन प्रशासन संबंधी सारे कार्य होते हैं उन्हें हम किस श्रेणी में रखेंगे? प्रशासनिक शहर में। जैसे चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी और ये गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई आदि। दूसरा है औद्योगिक नगर। इसमें मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर और मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई इत्यादि के विकास का प्रमुख अभिप्रेरक बल उद्योगों का विकास कर रहा है। फिर है परिवहन नगर। परिवहन नगर में ये पत्तन नगर जो मुख्यतः आयात और निर्यात कार्यों में संलग्न रहते हैं, जैसे कांडला, कोच्चि, कोझिकोड, विशाखापट्टनम इत्यादि, अथवा आंतरिक परिवहन की धुरियों जैसे धुलिया, मुगलसराय, इटारसी, कटनी इत्यादि को कहते हैं। ये परिवहन नगर है। यहाँ से परिवहन पत्तनों के माध्यम से किया जाता है। अगला है वाणिज्यिक नगर। वाणिज्यिक नगर क्या है? व्यापार और वाणिज्य में विशिष्टता प्राप्त, अर्थात वे नगर जिनको व्यापार में और वाणिज्य में स्पेशलिटी प्राप्त है, ऐसे नगरों और शहरों को इसी वर्ग में रखा जाता है। जैसे कोलकाता, सहारनपुर, सतना इत्यादि इसके कुछ उदाहरण हैं। दूसरा, फिर उसके बाद है खनन नगर। खनन नगर क्या है? ये नगर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, खनन नगर है, खनिजों से संबंधित है। तो खनिज समृद्ध क्षेत्रों में विकसित हुए हैं, जैसे रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली आदि। उसके बाद है छावनी नगर, या इसको हम गैरिसन नगर भी कहते हैं। इन नगरों का उदय गैरिसन नगरों के रूप में हुआ है, जैसे अम्बाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर आदि। तो ये थे गैरिसन नगर। अब इस तालिका में देखिए 10 लाख नगरों या नगरीय जनसंकुलों की जनसंख्या 2011 के अनुसार दिया गया है। इसमें तालिका में नगरीय संकुल नगरों के नाम दिए गए हैं, फिर इन्हीं नगरों के आगे इनकी जनसंख्या है और कोटि यानी रैंक बताए किस रैंक पर थे, और नगरों के नाम और जनसंख्या। इस प्रकार से ये इनका विस्तृत विवरण दिया गया है। उसके बाद है बच्चों स्मार्ट सिटी मिशन। ये स्मार्ट सिटी मिशन से आप सभी परिचित हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या है। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है जो आधारभूत सुविधा, इसमें साफ तथा सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करते हैं। स्मार्ट सिटी और स्मार्ट शहरों की एक प्रमुख विशेषता आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधानों को लागू करना। आधारभूत सेवाएं 6 सेवाएं हैं, आपने पिछले अध्यायों में भी पढ़ा है। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जल है, बिजली है, सुरक्षा है। तो ये सब क्या है? आधारभूत हमारी सुविधाएं हैं और सेवाएं जो है न्यायिक सेवाएं हैं, शिक्षा सेवाएं हैं, तो इन्हीं के अंतर्गत आता है। और ये सेवाएं जिस नगर में बहुत ही आसानी से और सुविधाजनक रूप से अवेलेबल हैं, उनको स्मार्ट सिटी की श्रेणी में लाया जा सकता है, जिससे क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं के कम जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में बनाया जा सके। साथ ही साथ कम संसाधनों का उपयोग तथा सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इस योजना में सतत तथा समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसे सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है जो एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करें। तो ये था हमारा स्मार्ट सिटी। उसके बाद है बच्चों जो एक रह गया था हमारा शहर, धार्मिक और सांस्कृतिक नगर क्या है? यानी धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए नगर और सांस्कृतिक कार्यों से, सांस्कृतिक हस्तशिल्प कला से संबंधित जो है, इसमें वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन अपने धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के कारण प्रसिद्ध हैं। शैक्षणिक नगर में बच्चों
मुख्य परिसर नगरों में से कुछ नगर शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं, जैसे रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद। ये सब क्या है? शैक्षिक नगर हैं। और कुछ हैं पर्यटन नगर। पर्यटन का मतलब आपको अच्छी तरह से पता है, घूमने के लिए जहाँ सब लोग जाते हैं पर्यटन के लिए, टूरिस्ट के पर्पज़ से। तो इसमें है नैनीताल, मसूरी, शिमला, पचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, उडगमंडलम यानी ऊटी, माउंट आबू कुछ पर्यटन गंतव्य स्थान है। नगर अपने प्रकारों में स्थिर नहीं है, उनके गतिशील स्वभाव के कारण प्रकारों में परिवर्तन हो जाता है। विशेषीकृत नगर भी महानगर बनने पर बहु प्रकार्यात्मक बन जाते हैं, जिनमें उद्योग, व्यवसाय, प्रशासन, परिवहन इत्यादि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रकार इतने अंतर्ग्रथित हो जाते हैं कि नगर को किसी विशेष प्रकार वर्ग में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। कहने के तात्पर्य है बच्चों कि इसमें कुछ नगर इतने आपस में गुथे हुए या आपस में मिले हुए होते हैं कि उनके एक स्पेशल विशेष कार्य जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाते, लेकिन अपने कार्यों के में विशेषता प्राप्त रखते हैं। इस प्रकार से यह जो बस्ती था, बहुत बस्ती का चैप्टर बच्चों, मानव बस्तियाँ, बहुत ही आसान और सरल रहा। आवश्यक है कि आप इसको आसानी से समझ लें, एक एक शब्दों को इनके, मानव बस्ती और ग्रामीण बस्तियाँ। तो आशा है कि आपको इसमें अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी ना भी आया हो तो आप मेरे इसके पहले वीडियो को भी देख सकते हैं। भले उसमें विश्व स्तर पर बताया क्यों, लेकिन बस्तियों को समझने के लिए उसमें बहुत कुछ है। और जो कुछ है इसमें आपको समझ में नहीं आया है उसको आप कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बच्चों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे कि अगले लेसन की आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो बच्चों, जब तक अगला वीडियो आपके पास नहीं आता है तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, और हम लोग फिर मिलते हैं अगले लेसन के अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखें। टेक केयर। थैंक यू। रह गया? हमने उसको बंद तो कर दिया, 2 लाइन थी उसको टच कर दिया हमने, बस हो गया। भाई वो चल रहा था उसको 20 मिनट टप के लो, फिर ऊपर से वो बंद तो है, देखो बंद हो गया है, बंद हो गया, देख